राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। शिवाकांत जी के जीवन में ये कोई नई बात नहीं थी जब उनका बेटा उन्हें 4 बात सुनाए बिना ऑफिस ना निकल जाए। पापा, अब आपका जमाना नहीं रहा। महंगाई आसमान छू रही है। आज के जमाने में मैं आपको अपने घर में रखा हूँ। आपको जो मिलता है शांति पूर्वक खा लिया करो। देख नहीं रहे हो, आजकल के बच्चे अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं और एक मैं हूँ कि इस महंगाई में भी आपका खर्च उठा रहा हूँ। हुआ ये था कि शिवाकांत जी ने सुबह सुबह ही कह दिया था, बहू, सुबह की रोटी मुझे बहुत कड़क लगती है। तुम बासी रोटी देते हो, दांतों में चबाई नहीं जाती। दांत के नाम पर 2-3 दांत तो बचे ही हैं मुंह में। थोड़ा सा दूध दे देना तो उसी में रोटी डाल के खा लूंगा। बहू ये सुनते ही अपने पति विजय को सुनाने के लिए बातों का पहाड़ बना दिया था। अब लो, इन बुढ़े को भी दूध चाहिए। सुबह पोते को इनके दूध दूं, चाय बनाऊं कि इनको दूं। विजय जो अभी बाथरूम में नहा रहा था, घर के अंदर की आवाज उसके कानों में जा रही थी। वह भी बाहर आकर अपने पिता को ही सुनाने लगा। आज शिवाकांत जी को बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी। कहाँ इन निर्दयी के बीच में मैं अपनी मांग रख दी। उन्होंने सोच लिया था, आज के बाद मुंह बंदी रखूंगा। जो मिलेगा खा लूंगा, नहीं खाया जाएगा तो भूखा ही पड़ा रहूंगा। लेकिन बेटे ने इतना सुनाया और सुनाने के बाद दोनों पति पत्नी साथ में नाश्ता किए और बेटा ऑफिस चला गया। बेटे के जाते ही बहू साक्षी ससुर के लिए वही बासी रोटी और अचार लाकर रखती। लो, शांति से यही खा लो, नहीं तो यह भी तुम्हें नहीं मिलेगा। वह रोटी तो पहले से भी ज्यादा कड़क थी, अचार के साथ कैसे खाते। उन्होंने बीच की रोटी 1-2 निवाला मुंह में डाला और वैसे भी बेटे ने इतना सुनाया था कि आज पेट में जगह ही कहाँ थी। बहू कुछ समय के बाद आकर देखती है कि जिस तरह से प्लेट में रोटी अचार दिए तोड़ ताड़ के उसके ससुर वहीं रख दिए थे। वह गुस्से से कहती है, घर में बैठे बैठे खाट तोड़ते हो और अनाज का अपमान करते हो। बाहर कमाने जाओ, तब रोटी की कीमत पता चलेगी। शिवाकांत जी मन में ही सोचने लगे, हाय रे किस्मत, क्या मैं कभी कमाने नहीं गया। बेटे को पढ़ा लिखा कर आज इंजीनियर बनाया, तब वह एक कंपनी में नौकरी कर रहा है। रातों दिन कमाता रहा और मेरी यह आज की आई हुई बहू मुझे सिखा रही है कि कमाने जाओ तो रोटी की अहमियत पता चली। ये बुढ़ापा भगवान ना जाने क्या क्या सुनने पर मजबूर कर देगी। आज मेरे हाथ पैर और कमर कमजोर हो गई है तो मुझे कितने ताने सुनने पड़ रहे हैं। एक दिन शिवाकांत जी घर के बाहर बैठे हुए थे। 2-3 सीढ़ियां उतरकर जा रहे थे। अचानक से उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि सीढ़ियों पर कोई बड़ी सी लकड़ी पड़ी हुई है। वही उस लकड़ी को अचानक से क्रॉस करने की कोशिश किए कि 2 सीढ़ियां नीचे गिर गए। दरअसल सीढ़ियों में कोई लकड़ी नहीं थी। शिवाकांत जी के चश्मे में बड़ी बड़ी स्क्रैचेस आ गई थी, क्योंकि उनका लड़का उनके चश्मे में सस्ता वाला प्लास्टिक लगवा लिया था। चश्मा तो 6 महीने में ही खराब हो गया था। शिवाकांत जी उसे 2 साल से चला रहे थे। जब वह नीचे गिरे, उनके घुटने और कमर में चोट आई। बहू बाहर आई और चिल्लाने लगी, हे राम, मैं इस बुढ़े से परेशान हो गई हूँ। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, सिर्फ मुसीबतें खड़ी करता रहता है। आओ बाहर, देखो अपने पिता की करतूतें। अब हाथ पैर भी तोड़कर बैठ गया है। बाहर बेटा भी आता है और पिता को ही डांटने लगता है। शांति से घर में बैठा नहीं जाता पापा तुमसे। कितनी बार कह दिया कि मेरा काम मत बढ़ाओ। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूं कि तुमको हॉस्पिटल ले जाऊं। शिवाकांत जी कहते रहे, बेटा चश्मे की वजह से हो गया है। चश्मे में इतने बड़े बड़े खरोच आ गए हैं कि चश्मे से ही लगता है कि नीचे बड़ा दर्रा है या कि कुछ पड़ा हुआ है। मेरा चश्मा ठीक करवा दे बेटा। लेकिन विजय पिता को डांटता रहा। अभी 2 साल पहले ही तो चश्मा दिलाया था, ना तो टूटा है ना खराब हुआ है।
पैसे खर्च करने की आपकी आदत हो गई है। चुपचाप घर में बैठे रहो। कौन कहता है कि बाहर निकलो, घूमने जाओ। शिवाकांत जी मुंह बंद कर लिए। रात को काफी तकलीफ हो रही थी, घुटने और कमर में दर्द। बेटे ने यह नहीं कहा कि पापा गिर ही गए हो तो लो एक दर्द की गोली खा लो, थोड़ा राहत मिलेगा। आज शिवाकांत जी को इतना तकलीफ हो रहा था कि उनसे बर्दाश्त से बाहर था। दर्द तो तकलीफ दे ही रहा था, आत्मग्लानि भी उन्हें काफी हो रही थी। दीवार पर टंगाए हुए पत्नी की तस्वीर की तरफ देखे और रोने लगे। जब से तुम गई हो इस घर में मैं बोझ बनकर रह गया। आखिर कभी यह घर मेरा हुआ करता था, कभी इस घर में मेरा शासन चलता। मेरी एक आवाज पर तुम मेरे पास दौड़ कर चली आती। वह भी क्या समय था जब यही विजय मेरे पास पापा पापा कहकर मेरे आगे पीछे घूमता, मेरे साथ मेरी दुकान पर जाने के लिए पीछा करता। तुम जबरदस्ती विजय को संभालती, इधर उधर टहलाती, तब मैं अपनी किराने की दुकान पर जाकर बैठता था। और आज यही विजय मेरे इतने तकलीफों पर एक बार मुझे पूछने नहीं आया। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि कहीं बाहर ही चला जाऊं। यह सोचकर उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन लगाया और कहने लगे, मुझे वृद्धा आश्रम में किसी का नंबर दे दो, अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। उनके दोस्त ने खूब समझाया कि जिस घर को तुम अपनी मेहनत से बनाए हो उस घर को तुम छोड़कर वृद्धा आश्रम में रह पाओगे। शिवाकांत जी ने कह दिया कि अब यह घर घर नहीं रहा, मेरा यहाँ एक एक निवाले में अपमान होता है, कोई अपना नहीं रहा। इससे अच्छा तो वृद्धा आश्रम ही ठीक है। उनके दोस्त को वृद्धा आश्रम का नंबर पता था, उन्होंने दे दिया और शिवाकांत जी रात भर सोचते विचारते पड़े रह गए। अपनी पत्नी की तस्वीर एक पुराने बैग में अपने कुछ कपड़े रखे और सुबह जल्दी ही उठकर जाने लगे। बेटा बहू दोनों हाल में बैठकर चाय नाश्ते का मजा ले रहे थे, लेकिन बूढ़े पिता को जाते हुए देख एक शब्द नहीं बोले कि आखिर तुम बैग लेकर कहाँ जा रहे हो, कल ही तुमको चोट लगी थी, अब कैसा है। दोनों ने कोई सवाल नहीं किया। एक बार शिवाकांत जी का दिल कहा कि वह रो रो कर कह दे कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। एक बार तो अपने पिता से पूछ लो, एक बार तो मुझे रोक लो। लेकिन बेटे और बहू की बेरुखी उनकी और हिम्मत बढ़ गई। वह घर छोड़कर निकल गए, एक ऑटो पकड़े और वृद्धा आश्रम पहुंच गए। उन्होंने वृद्धा आश्रम में खुद ही अपना दाखिला करवाया और अपने बेटे बहू की यादों को भुलाते हुए उस वृद्धा आश्रम में कुछ दिन तक गुमसुम से रहने लगे। रह रहकर उन्हें अपने बनाए हुए आशियाने की याद आती कि किस तरह से कभी मेरा हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। उन्हें क्या पता था कि जिस किराने की दुकान को वह रातों दिन मेहनत करके आगे बढ़ाए, एक दिन उनका बेटा उसी दुकान को बेचकर अपनी नौकरी के लिए पैसे भर देगा और फिर बूढ़े पिता को बोझ समझेगा। शिवाकांत जी एक बार फिर सोचे, मैं तो दुकान बेचना ही नहीं चाहता था, पर विजय की माँ मुझे यही कहती, अब जब बेटा कमाएगा तो हमारे सुख के दिन आएंगे। आखिर उसे पैसे देने के लिए नहीं है, दे दो पैसे, बेटा कमाएगा तो ऐसी कई दुकानें खरीद लेगा। लो, बेटे ने खरीद लिया कई दुकानें, यहाँ तक कि मेरी एक रोटी भी उसे बड़ी महंगी पड़ने लगी है। वह खिड़की से बाहर देखते हुए सोचकर रोने लगे। तभी किसी ने आवाज दिया कि सब लोग चाय नाश्ते पर आ जाइए। शाम का नाश्ता लग गया था। शिवाकांत जी आंसू पोंछकर चले गए। शिवाकांत जी बहुत ही अच्छे और मिलनसार व्यक्ति थे। कुछ ही दिनों में उनके वहां पर कई साथी बन गए थे, जिनके साथ वह अपना दुख सुख काटने लगे थे। कोशिश करते थे कि अपनी पिछली यादों को भुलाकर यहाँ पर जीवन की नई शुरुआत करें। एक दिन वृद्धा आश्रम के सामने आकर एक कार रुकती है। सभी वृद्धा आश्रम के बुजुर्गों की नजर
उस कार की तरफ टिक गई। सब यही कहने लगे, आज फिर किसी की किस्मत फूटी, फिर कोई वृद्ध हमारे वृद्धा आश्रम में आए हुए हैं। अब पता नहीं महिला है या पुरुष। यह सुन शिवाकांत जी के अंदर का रोम रोम कांप उठा। उन्हें तो पता भी नहीं था कि आज कौन आने वाला है, लेकिन उनका हृदय एक बार उस व्यक्ति के लिए कांप उठा। कार का गेट खुला, एक साइड से एक महिला और एक पुरुष उतरे और पीछे की सीट से एक वृद्ध औरत उतरती है। वृद्ध औरत के चेहरे पर साड़ी का पल्लू था, आधा चेहरा ढका हुआ था। वह उतरकर खड़ी होती है कि वह औरत उनके पास आकर कुछ कहने लगती है और वह जो कार ड्राइविंग कर रहा था लड़का, वह उनके हाथ में सामान लाकर देता है। एक हाथ में बैग था, लाकर वह काउंटर के पास लिखा पढ़ी करके दोनों पति पत्नी वापस चले जाते हैं और वृद्ध महिला वहीं काउंटर के पास खड़ी उस कार को देखती रह जाती है। उन्हें देखकर शिवाकांत जी को ऐसा लगता है कि यह कोई जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन उनकी आंखें और उनका चश्मा इतना धुंधला था कि उन्हें साफ साफ कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उस औरत का चेहरा भी आधा ढका हुआ था। शिवाकांत जी खूब अपनी दिमाग पर जोर डालते कि वह उन्हें पहचान ले, लेकिन नहीं पहचान पाए। उन्हें औरत वाले डिपार्टमेंट में ले जाया गया। शिवाकांत जी उनसे मिलने के लिए दूसरे दिन उनके डिपार्टमेंट में भी गए और वहां पर काउंटर में पूछे कि कल जो महिला आई है वो बहन जी से मुझे मिलना है। लेकिन जब उन्हें बुलाया गया तो फिर से उनके चेहरे पर पल्लू था। वह महिला ऐसा लग रहा था कि शिवाकांत जी को अपना चेहरा दिखाना ही नहीं चाहती थी। शिवाकांत जी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हाँ जी नहीं बस ऐसे ही जवाब दिया और फिर वापस चली गई। अब 4-5 दिन गुजर चुके थे। एक दिन शिवाकांत जी बगीचे की तरफ टहल रहे थे कि उन्होंने देखा कि वही महिला पार्क में कुछ पौधों में मिट्टी चढ़ा रही थी। उनके चेहरे का पल्लू गिरा हुआ था। वह बिना बात किए ही वहां पर पहुंच गए और उन्हें देखकर आवाज दिए, रामवती बहन जी आप। मुझे लग ही रहा था कि आप हैं, लेकिन आप अपना चेहरा ढक रही थी, इसीलिए मैं ठीक तरह से पहचान नहीं पाया। रामवती जी फिर से जल्दी में अपना चेहरा ढकने की कोशिश की तो शिवाकांत जी ने कहा, बहन जी अब जबकि मैं आपको पहचान गया हूँ तो आप तकलीफ मत उठाइए। जरा बताइए, आप तो बहुत ही तारीफ किया करती थी अपने बेटे और बहू की, अपनी बेटी की, फिर आपको यहाँ कैसे आना पड़ा? यह सुन रामवती जी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी आप बीती बताने लगी, भाई साहब उम्र अब मेरी 68 साल की हो चुकी है। अपने जीवन में बहुत काम और संघर्ष किया। जितने दिनों तक मैं घर में काम करती थी तो मेरी बहू मुझे अपनी हथेली पर रखती, माँ जी यह कर लो, माँ जी ये कर लो। बड़े प्यार से माँ जी कहकर नौकरानियों से भी ज्यादा काम करवा लेती थी। लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। घर के काम मुझसे नहीं होता था और बहू को मैं बोझ लगने लगी थी। बहू बेटे का भी कान भरना शुरू कर दी थी। तुम्हारी माँ अब पूरा दिन खाती रहती है, किचन में कोई सामान नहीं बचता। आस पड़ोस के लोगों से हमारे घर की बुराई करती है, हमारी बड़ी बेइज्जती करती है। अब हम तुम्हारी माँ को अपने साथ नहीं रह सकते। इनके लिए अच्छा होगा कि वृद्धा आश्रम छोड़कर आओ। कई बार कहने पर बेटे ने भी मन बना लिया कि अब माँ को वृद्धा आश्रम ही छोड़ आता हूँ और अपनी पत्नी की बातों में आकर एक दिन उसने साफ साफ कह ही दिया, माँ मैं रोज रोज के चिक से परेशान हो गया हूँ। चलो तुम अपना सामान तैयार कर लो, तुम्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आता हूँ। मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, वहाँ तुम्हारे लिए सही होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को मैं अपनी जान से ज्यादा मानती हूँ वही बेटा एक दिन साफ शब्दों में मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने की बात कहेगा। बेटे के मुंह से सुनकर
मेरे पास कोई शब्द नहीं रह गए। मेरा गला रूंध गया। मैं अपना पुराना बैग, पुरानी साड़ियां, अपने पति की तस्वीर लेकर इस वृद्धा आश्रम में पहुंच गई। यही मेरी कहानी है। लेकिन आप, शिवाकांत जी ने कहा। बस बहन जी, वही कहानी मेरी भी है। दोनों अपना अपना घर की यादें भुलाने को, वृद्धा आश्रम में मन लगाने को कभी कभी बातें कर लिया करते थे और वृद्धा आश्रम के कामों में सहयोग भी करते थे। एक दिन शिवाकांत जी को काउंटर के पास बुलाया गया। कोई आपसे मिलने आया है। शिवाकांत जी सोचे, कौन आया होगा मुझसे? वह अपने बेटे और बहू को देखकर गुस्से से नाक बहु सिकोड़ लेते हैं। तुम लोग किस मुंह से मिलने आए हो मुझसे? क्या काम पड़ गया ऐसा? बेटे ने कहा, पापा, आज आपके पोते का जन्मदिन है। आज से आपका पोता 5 साल का हो चुका है। चलिए, हम आपको लेने आए हैं। शिवाकांत जी ने साफ मना कर दिया। क्यों लेने आए हो? जब उस दिन मैं घर छोड़कर जा रहा था, तब तुम दोनों ने एक शब्द नहीं पूछा कि पापा कहाँ जा रहे हो। और फिर आज साल बीतने चला, एक बार भी यह देखने नहीं गए कि पापा घर से निकले तो मरे हैं या जिंदा हैं। फिर पता लगाकर वृद्धा आश्रम आ गए। तो विजय ने कहा, पापा, आपके दोस्त ने फोन करके बताया था कि तुम्हारे पापा वृद्धा आश्रम का नंबर मांगे हैं और वृद्धा आश्रम चले गए। तो मैंने सोचा, आखिर वृद्धा आश्रम में ही होंगे, पता लगाने की क्या जरूरत है। शिवाकांत जी मना कर दिए, मैं नहीं आऊंगा, वह मेरा घर नहीं है। तुम दोनों को दे दिया, जाओ तुम लोग उसी घर में खुश रहो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस वृद्धा आश्रम में ही काट लूंगा। अब पत्नी ने कहा, अरे समझाओ अपने पिता को, आस पड़ोस के लोग आएंगे तो क्या कहेंगे कि पिता कहाँ है। इनके दोस्त भी आएंगे और करीबी रिश्तेदार भी आएंगे। घर में तुम्हारे पिता को ना पाकर हमारा बड़ा बदनामी होगी। वह अपने पति के कानों में, यानी कि विजय के कानों में फुसफुसाई। तो विजय 2 कदम आगे बढ़कर पिता को रोकने लगा। अरे पापा, थोड़ा रुक तो जाइए, प्लीज पापा, मेरी बात सुनिए। आप मेरे लिए और अपनी बहू के लिए ना सही, कम से कम अपने पोते की खुशी में तो शामिल हो जाइए। पोता भी अब यह सुनकर कहने लगा, दादाजी, प्लीज दादाजी, आप मेरे बर्थडे में चलो, आपके साथ ही मैं केक काटूंगा। माँ ने सिखा दिया था कि अपने दादाजी को बोलो कि वह तुम्हारे बर्थडे में आए। इसीलिए बेटा भी जिद करने लगा, वरना वह तो मासूम बच्चा था, उसे सब क्या पता। पोते के मुंह से ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर शिवाकांत जी मना नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन जन्मदिन खत्म होने के बाद तुम दोनों खुद ही मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने आओगे। इस बार मैं अकेले नहीं आऊंगा। यह सुन बहू साक्षी और बेटा विजय तैयार हो गए। शाम को बर्थडे पार्टी थी। खूब दोस्त मेहमान आए हुए थे। शिवाकांत जी ने किसी से कोई एक शब्द नहीं कहा। चुपचाप पार्टी में बैठे और सब कुछ जैसा चल रहा था चलने दिए। उन्होंने भी पोते के हाथ से केक खाया। बहू ने जो कुछ दे दिया वो खा लिए। रात को अपने कमरे में सोने आए तो वही पुरानी यादें उनके जीवन में फिर से उतर आई। कभी उस कमरे के मालिक हुआ करते थे, कभी उनकी पत्नी इस घर की मालकिन हुआ करती थी। आज वही घर में वह एक रात का मेहमान बनकर आए थे। कितना पराया हो गया था उनका खून पसीने से बनाया हुआ अपना घर। रात भर उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। ना जाने कब उन्हें नींद लग गई। सुबह जब आंख खुली तो वह बाहर निकले तो देखे बहू चाय बना चुकी थी और बड़े प्यार से कहती है, लो बाबूजी, चाय नाश्ता कर लो, फिर चलो, हम आपको छोड़कर आते हैं। दरअसल बहू यह सोच रही थी कि कहीं ससुर का इरादा बदल ना जाए। वह वृद्धा आश्रम नहीं जाएंगे तो फिर से बोझ बनकर रह जाएंगे। उसका तो अब मतलब निकल चुका था। मेहमान रिश्तेदारों के सामने उसने वाहवाही लूट ली थी। शिवाकांत जी बाखूबी अपनी बहू की इस नीयत को समझ रहे थे। वह जल्दी जल्दी कपड़ा पहने और 2 घूंट चाय पिए
और फिर बहू बेटे के साथ उनकी कार में बैठकर वृद्धा आश्रम चल दिए। एक नजर अपने घर को फिर से डाले, लेकिन अपने कलेजे को उन्होंने मजबूत किया। नहीं, यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है। मैं इस घर को देखकर फिर से नहीं टूट सकता, अपना दिल कमजोर नहीं कर सकता। हिम्मत बंधाकर वह वृद्धा आश्रम पहुंच गए। जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़े, बेटा बहू कार के अंदर जाने लगे तो शिवाकांत जी ने कहा, विजय 2 मिनट मेरे साथ आ बेटा, बहू को भी लेकर आ, तुम दोनों को किसी से मिलवाना है। विजय और साक्षी अपने पिता के पीछे पीछे आए। प्रतीक्षालय हॉल में ही दोनों खड़े हो गए। शिवाकांत जी ने वहां पर रह रहे गार्ड से कहा कि यहाँ पर जो रामवती जी रहती हैं, उन्हें बुलवा दीजिए। नाम सुनकर ही साक्षी को कुछ अजीब लगा था, लेकिन वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। फिर जैसे ही आंखों में मोटा चश्मा, झुकी हुई कमर, लाठी के सहारे चलते हुए रामवती जी आई, उन्हें देखकर तो जैसे साक्षी के पैरों तले जमीन सरक गई। विजय की आंखें फटी रह गई। साक्षी एक पल के लिए तो मानो काटो तो खून नहीं, सन्नाटे में रह गई। माँ, तुम वृद्धा आश्रम में क्या कर रही हो? वह दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, तुमने मुझे बताया नहीं, यह कब और कैसे हुआ? रामवती जी बेटी को अपने सीने से अलग करते हुए बोली, बेटी, यहाँ पर आए हुए मुझे पूरा 2 महीने हो चुका है। साक्षी ने कहा, माँ, आपने मुझे फोन क्यों नहीं करवाया? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? भैया और भाभी कितने निर्दयी हो गए हैं, जो मेरी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ दिए। मैं भैया और भाभी के इस व्यवहार को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उन्हें सबक सिखाकर रहूंगी। लेकिन साक्षी जी ने कहा, बेटी, तुझे मैं क्या बताती? बेटे ने मुझे वृद्धा आश्रम पहुंचा दिया, यह तो मैंने देखा, लेकिन वृद्धा आश्रम में जब से मैं आई हूँ, तेरे ससुर को भी देखी तो मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। मेरा बेटा मुझे पहुंचाया और मेरी बेटी अपने ससुर को। तुझसे भी मैं क्या उम्मीद रख सकती? और तू किस मुंह से अपने भैया और भाभी को सबक सिखाएगी? तू भी तो किसी से कम नहीं। साक्षी आसपास के लोगों को देखकर शर्म के मारे पानी पानी हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा मत कहो, चलो मेरे साथ। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जब तुमने अपने ससुर को घर से निकाल दिया, जिनका अपना खुद का बनाया हुआ घर था, एक जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, तो तू मुझे क्या अपने घर में रखेगी? साक्षी रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रामवती जी ने कहा, बेटी, माफी मुझसे नहीं अपने ससुर से मांगो। तुम मेरी नहीं अपने ससुर की गुनहगार हो। अब वहीं खड़ा विजय भी शर्मिंदगी के मारे सर झुकाए अपने पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पापा, मुझे माफ कर दो, आज समझ में आ गया, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। पापा, अब वापिस चलो हमारे साथ। साक्षी भी ससुर से कहने लगी, हाँ पापा, चलिए आप हमारे साथ, और हम अपनी माँ को भी ले जाएंगे। लेकिन शिवाकांत जी ने साफ मना कर दिया, नहीं बहू, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जा सकता। मैं यहीं ठीक हूँ। यहाँ मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ, अपनी मर्जी से खा सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, लेकिन वहाँ मैं घर में बोझ बन गया था। अब जितना मेरा जीवन बचा है, यही वृद्धा आश्रम ही मेरा घर है। साक्षी की माँ रामवती जी ने भी उनके साथ आने से मना कर दिया। बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, मुझे यहीं रहने दो और तुम लोग जाओ अपने घर। साक्षी अपनी माँ को देखकर बहुत रोई, बहुत मिन्नतें की, बहुत प्रार्थना की, लेकिन उसकी माँ उसके साथ नहीं आई। विजय को भी बहुत आत्मग्लानि हो रही थी, वह भी बहुत रोया, लेकिन शिवाकांत जी भी वृद्धा आश्रम से उनके साथ नहीं आए। समय अपनी गति से चलता गया। विजय का बेटा कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर लिया था। उसकी नौकरी एक बड़े शहर में लग गई थी
वह अब अपने माता पिता की बातें नहीं सुनता था, बात बात पर उन्हें जवाब दे दिया करता था। वह शहर में एक बहुत बड़ा मकान भी ले लिया। माता पिता उसे कहते, बेटा घर में ही रहो, अलग मकान लेकर क्या करोगे। लेकिन विजय का बेटा एक नहीं सुनता। वह जब बड़ा हो गया था तो कॉलेज से ही अपने दादा और अपनी नानी से मिलने जाया करता था। जब उसने अपना मकान ले लिया तो अपने दादाजी और अपने नानी जी को अपने साथ ला लिया था। और विजय अब नौकरी छोड़ चुका था। उसकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। उसकी दवाइयों में घर की सारी कीमतें बिक गई थी, लेकिन आराम नहीं हो रहा था। विजय की पत्नी साक्षी को वह घर गिरवी रखना पड़ा। गिरवी की रकम ना चुकाने की वजह से घर बिक्री भी हो गया। अब दोनों एक छोटे से किराए के मकान में आ चुके थे। बेटा था कि जब मर्जी होता कुछ पैसे दे देता, वरना वो अपने माता पिता की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। किराए का पैसा भी ना जुटा पाने के कारण दोनों काफी परेशान हो रहे थे। विजय की तो तबीयत ठीक होने का नाम भी नहीं ले रही थी। इसीलिए एक दिन विजय ने खुद ही तंग आकर कहा, साक्षी अब यह घर छोड़ दो। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं किराए के पैसे जमा कर पाऊं। चलो हम लोग अब वृद्धा आश्रम में ही जाकर रहेंगे। दोनों अपनी जिंदगी से परेशान होकर वृद्धा आश्रम में रहने चले गए। वृद्धा आश्रम के प्रांगण में जाकर उसे वही दिन याद आने लगे जब वह अपने पिता को यहाँ छोड़कर गए थे, और आज वह उसी जगह खुद को पा रहे थे। जैसा उन्होंने किया वैसा उनके साथ भगवान ने किया। शायद वह अपने बूढ़े पिता को घर पर रखते उनकी दिल की बद्दुआ नहीं लगती तो उन्हें इतने बुरे दिनों का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? आप लोग लाइक और कमेंट करके अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। राधे राधे।